गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं डीके सर। आज से मैं 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण की भी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण की जो नॉलेज है वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से दूंगा, ताकि एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई भी प्रश्न आए आप सभी से छूटे नहीं। ओके, तो चलिए हम हिंदी व्याकरण की आज से पहला सेशन शुरू करते हैं। इसकी स्टार्टिंग जो है हम हिंदी भाषा से शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए, हिंदी अगर कोई पूछे कि हिंदी क्या है तो हम बता सकते हैं कि हिंदी हमारी एक राज्य भाषा है जो अनेक भाषाओं के मिश्रण से मिलकर बना है और इसका प्रयोग हम अपनी कार्यालयी भाषाओं के लिए करते हैं। ओके, फिर जो है इसको देखिए, यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो हिंदी जो है जो राज्य भाषा यानी राष्ट्रभाषा का हमें दर्जा मिला है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान की अनुसूची 343 में जोड़ करके दी गई है। ओके, इससे पहले हिंदी को राज्य भाषा यानी राष्ट्रभाषा की दर्जा प्राप्त नहीं थी। ओके, आगे देखते हैं कि वर्तमान समय में हिंदी बहुत से राज्यों के राजभाषा भी बनी हुई है, जैसे बिहार, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड इत्यादि राज्यों के। ओके, यहाँ पे देखिए, वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की जो संख्या है वो 22 है। मान्यता प्राप्त भाषाओं की जो संख्या है वो 22 है और ये जो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ओके, जिसमें हिंदी है, मराठी है, बंगाली है, नेपाली है, ओके, आदि भाषा इसमें रखे गए हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, अब शुरू करते हैं भाषा के बारे में। भाषा इसे अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। ओके, भाषा के दो भेद होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा को अंग्रेजी में हम ओरल कहते हैं। ओके, और लिखित को रिटन कहते हैं। आगे देख लेते हैं मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज। ठीक है, मन के भावों को बोलकर प्रकट करने के साधन को हम मौखिक भाषा कहते हैं। ओके, मन के भावों को बोलकर प्रकट करने के साधन को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पर देख सकते हैं मौखिक भाषा, जैसे रूसी भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, चीनी भाषा, यानी कि या फिर हमारे भारत में जो 22 भाषाएं जो सम्मिलित है, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, ठीक है, नेपाली, ये सभी भाषा भी हम बोल करके प्रकट करते हैं। ओके, आगे जो है लिखित भाषा है। लिखित इसे अंग्रेजी में रिटन लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ पर मन के भावों को लिखकर प्रकट करने के साधन को लिखित भाषा कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज, मन के भावों को लिखकर प्रकट करने के साधन को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे टाइपराइटर से हम लिखते हैं, पुस्तक जो छपते हैं, ठीक है, ताम्रपत्र, आप पुराने जो हिस्ट्री की बात करें तो उस समय राजा महाराजा जो अपने संदेश दूसरे राज्यों में ताम्रपत्र पर लिख करके भेजा करते थे, ठीक है, या फिर आपको स्टोन पर
बहुत सारे इमारतों पर लिखी गई जो भाषा है उसको भी हम रीजन में लेंगे, ठीक है। या फिर जो बड़े बड़े राजा जो प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, जैसे समुद्रगुप्त का नाम आता है, उसने सोने के सिक्का निकलवाया था, ठीक है। उस पर वो अपना नाम और पहचान डाली थी लिखकर। तो वो सभी क्या है, भाषा है, ठीक है। इसे लिख करके हम प्रकट करते हैं। फिर आगे देखिए, इसके अगला स्टेप के बारे में बात करें तो हमें लिपि के बारे में बात करनी चाहिए। अगला स्टेप में लिपि होता क्या है, तो देखिए भाषा के लिखित रूप जो होता है ना, कह रहा है कि भाषा के लिखित रूप के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। यानी भाषा लिखने के लिए हमें लिपि की ज़रूरत होती है। प्रत्येक भाषा में हर ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। कह रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए कि प्रत्येक भाषा में हर ध्वनि के लिए निश्चित निश्चित चिन्ह होता है। उसे लिखने के लिए या उसने लिखने के विधि के लिए, ठीक है, जो भाषा यूज की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ओके, फिर से देख लीजिए कि भाषा के लिखित रूप के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। प्रत्येक भाषा में हर ध्वनि के लिए निश्चित चिन्ह होता है। उसे लिखने के विधि को लिपि कहते हैं। ओके, या इतना आप न लिख करके या इतना न समझ के आप केवल इसको लिख दीजिएगा, भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे ये भाषा, ठीक है, ये हमारा भाषा हो गया, ठीक है, और ये हमारा ये भाषा हो गया, ये लिपि हो गया और उदाहरण हो गया। ओके, तो भाषा में देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हिंदी भाषा, यहाँ अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा और यहाँ पंजाबी भाषा। हिंदी भाषा में अगर हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी है रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू जो है फारसी में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और ये जो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा के एक उदाहरण है भारत मेरा देश है। ओके, वही जो है रोमन लिपि में लिखी जाने अंग्रेजी भाषा है, उसका ये उदाहरण है इंडिया इज माई कंट्री। ओके, यानी कि जो अंग्रेजी हम लिखते हैं वो रोमन लिपि में लिखते हैं। उसी प्रकार फारसी जो है, जो यानी कि उर्दू भाषा में लिखे जाने वाले एक उदाहरण है, ये हमारा भारत मेरा देश है। ओके, गुरुमुखी यानी जो पंजाबी भाषा में लिखी जाती है, ठीक है, लिपि होता है गुरुमुखी, ये पंजाबी भाषा में लिखा गया है भारत मेरा देश है। ओके, तो ये हमारा क्या है, लिपि रहा। ओके, आगे देखते हैं हम बोली के बारे में। बोली, देखिए बोली को अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं, डायलेक्ट, ठीक है। जो यानी कि जो क्षेत्रीय लोग होते हैं ना, अपने जो लैंग्वेज में जो बोली बोलते हैं ना, जो भाषा यूज करते हैं उसे हम बोली कहते हैं। आगे देखिए क्या लिख रहा है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप मतलब जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं और वहाँ के जो अपनी निजी लैंग्वेज यूज करते हैं वही क्या है, बोली है, उसे अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं। ओके, जैसे आप देखिए पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, मगधी, पहाड़ी, ब्राचड, राजस्थानी, खड़ी बोली या ब्रज बोली के नाम आप लोग सुने होंगे। ओके, तो ये सभी हमारा क्या हो गया, बोली हो गया। आप सभी से एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बोली से संबंधित, ठीक है, कि इनमें से कौन सी ऐसी बोली है, इनमें से कौन सी ऐसी बोली है
जो काफ़ी प्रसिद्ध हो गई है, जिसके कारण उस बोली को बोली न कहकर उसे भाषा कहा जाता है, उसे भाषा कहा जाता है। आप तो मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। ओके, इसमें यानी कि उन प्रमुख बोलियों में वो कौन सी ऐसी बोली है जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई है और प्रसिद्धि के कारण ही उसे बोली न कह करके उसे भाषा कहा जाता है। ठीक है, आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। आगे देखिए व्याकरण। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण को अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध उच्चारण लिखने से उसका अर्थ बदल जाता है। सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी भाषा की अशुद्ध उच्चारण या लिखन से उसका अर्थ बदल जाता है। इसीलिए व्याकरण की ज्ञान आवश्यक है। यानी कि यदि हमें व्याकरण की ज्ञान नहीं हो तो हम किसी शब्द को अशुद्ध लिख सकते हैं या उच्चारण भी अशुद्ध कर सकते हैं और उसका अर्थ क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। जैसे में यहाँ पर देखा जाए, यदि हम चिंता लिखते हैं और हमें यहाँ पे पूर्ण व्याकरण की जानकारी ना हो और केवल एक बिंदु छूट जाने के कारण ये शब्द हमारा चिंता से क्या बन जाएगा, चिता बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह ठीक है बहुत सारे हैं, इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए व्याकरण के आगे है भाषा के परिभाषा, व्याकरण की एक परिभाषा यहाँ पर देख लीजिए। कह रहा है कि यहाँ पर देखिए भाषा के नियमों की यानी कि भाषा के नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि आज पाठशाला खुला था। इस सेंटेंस जो है ये क्रिया संबंधी इसमें अशुद्धि है, वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि है। यह वाक्य इस प्रकार होना चाहिए जैसे आज पाठशाला खुली थी, आज पाठशाला खुली थी। यानी कि जो क्रिया संबंधी यहाँ पे अशुद्धि है वो यहाँ पे शुद्ध कर दिया गया है, इसलिए व्याकरण की जानकारी हमें आवश्यक है। ठीक है, आगे देखिए व्याकरण के भेद। जब व्याकरण की बात करते हैं उसके भेद के, तो व्याकरण को यानी कि 5 भागों में बांटा गया है। एक है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। ठीक है, आप लोग यदि इन 5 व्याकरण के भागों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हिंदी जो 100 मार्क्स जो है कहीं से भी प्रश्न आए, मैं वादा करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम जो भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शुद्ध अशुद्ध पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द या जो भी हम पढ़ते हैं लोग अपने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, वो सभी चीज़ आपको इसी के अंतर्गत मिल जाएगा। ओके, मतलब कि हिंदी व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान आपको इन व्याकरण के 5 भेदों के अंतर्गत प्राप्त हो सकता है। ठीक है, आप मेरे हिंदी व्याकरण की एक भी वीडियो को मिस मत करना। देखिए आप कितना अच्छे हो जाएंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। ओके, मैं अगला वीडियो जो लेकर आऊँगा उसमें मैं आप सभी को वर्ण विचार के बारे में बताऊँगा और वर्ण विचार को समाप्त करने के बाद तुरंत हम लोग शब्द को पढ़ेंगे और शब्द यहीं पे हम लोग शब्द को अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे, जहाँ पर हम लोग शब्द को 4 या 5 भागों में जो भी डिवाइड होता है उससे बांटेंगे, जहाँ पे पूरा ग्रामर यानी कि आधा हिंदी व्याकरण समाप्त हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग वाक्य निर्माण करना सीखेंगे। चिन्ह अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध कैसे लिखा जाता है उसे चिन्ह विचार में बताया जाएगा। छंद में जो हम हिंदी में कविता पढ़ते हैं और कविता के अंतर्गत दोहा चौपाई सोठा हरि गीतिका जो होता है ना, उसके अंतर्गत हम लोग ये उसको हम तभी समझ पाएंगे जब हम छंद के बारे में अच्छे से जानते होंगे। ओके, तो चलिए
अगले वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। ओके, बाय, धन्यवाद।